तो दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2023 जो आपका एग्जाम दोस्तों अप्रैल महीने से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों जिन लोगों ने फॉर्म भरा है अभी तक एग्जाम की तैयारी में नहीं लगे हैं तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए। अब आपके पास बिल्कुल बहुत कम समय बचा हुआ है। तो दोस्तों हम आपके सभी के लिए बेस्ट बुक के प्रायोरिटी सेट लेकर के उपलब्ध हो चुके हैं। जो दोस्तों नए पैटर्न पर आपका एग्जाम जो होने वाला है बेस्ट उसके आधार पर जो है हम आपको प्रायोरिटी सेट करवाने वाले हैं। दोस्तों इस बुक में जो है यह कुल 40 सेट दिए गए हैं, जिसमें से जो है यह 30 प्रायोरिटी सेट है और दोस्त जो है 10 जो है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम दोस्तों आपको दोनों कराने का प्रयास करवाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम जो है यह 2 सेशन में कंप्लीट होंगे। जो पहला सेशन में जो है यह मैथ और रीजनिंग पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 मिनट का समय रहेगा। और दोस्तों दूसरा सेशन में जो है यह जनरल अवेयरनेस का प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 45 मिनट का समय रहने वाला है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में प्रायोरिटी सेट 1 करने वाले हैं। तो दोस्तों इस बुक का हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पर आएंगे। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के पहला प्रायोरिटी सेट का पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है 24 पहियों के साथ सूर्य देवता रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। A4 आओ कभी हवेली पर, B4 बाहुबली, C4 चाचा विधायक है हमारे, या D4 देख रहा है विनोद। तो दोस्तों यह कौन सा हो जाएगा। तो यह दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग भी सारे प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखते चलेंगे, इससे प्रश्न आपको दोस्तों याद होता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो दोस्तों यह ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में यह कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखना है दोस्तों यह उड़ीसा राज्य के जो है यह पुरी के पास जो कोणार्क है वहां पर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों यहां से एक और प्रश्न बनते हैं कि दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया था। यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1984 ईस्वी में जो है इसे यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है 1984 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। दोस्तों सारी चीजें आपको आशा करते हैं समझ में आ रही होगी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। भारतीय रेल कोच फैक्ट्री जो है यह किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। दोस्तों फटाफट आप लोग कमेंट करते चलेंगे। ऑप्शन है चित्तरंजन, बेंगलुरु, चेन्नई या कपूरथला। तो दोस्तों भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री जो है यह कपूरथला में स्थित है। कपूरथला कहां पर है, तो यह दोस्तों पंजाब में है। कहां पर है, तो यह पंजाब में जो है यह स्थित है। और दोस्तों इसका अगर जो पूछ ले इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखना है दोस्तों भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में बनाया गया था इसकी स्थापना जो है यह 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा हो जाएगा आप लोग फटाफट कमेंट करते चलेंगे। पहला हो जाएगा आओ कभी हवेली पे, B4 बाहुबली चाचा विधायक है हमारे, या D4 देख रहा है विनोद। तो कौन सा हो जाएगा आप लोग फटाफट कमेंट करते चलेंगे। तो बहुत बढ़िया दोस्तों जिन्होंने जो है यह ऑप्शन सी किए हैं सभी का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी का जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों विटामिन ए को जो है यह रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी ए में जो देख रहे हैं आप लोग थायमीन, और दोस्तों ऑप्शन बी में रिबोफ्लोविन और कैल्सीफेरॉल को जो दोस्तों कौन सा विटामिन ये सब है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों विटामिन B1 जो है यह थायमीन के रूप में जाना जाता है और विटामिन B2 को जो है यह रिबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन डी है जिसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो है ऑप्शन डी जो है ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग इसे जो है जरूर ध्यान रखेंगे। विटामिन डी जो है यह जो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ जड़ें जिन्हें क्या कहा जाता है वे मूल रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो यह दोस्तों उन्हें आकस्मिक जड़ें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उन्हें आकस्मिक जड़ें कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मकड़िया प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? ये प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, एसएससी के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मकड़िया प्राणी जो है वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? यह दोस्तों ऑर्थोपोडस के वर्ग में आती है। यहाँ पर ऑप्शन सी गलत दिया हुआ है, ऑर्थोपोडस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यह ऑर्थोपोडस के वर्गीकरण के प्राणी है। और दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखना है, मकड़िया का जो है यह 4 आंखें होती है। कितने आंख होती है? तो यह 4 आंख होती है। और मकड़ी का दोस्तों 8 पैर होता है। मकड़ी का 8 पैर होता है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे मनुष्य का कितने पैर होते हैं और कितने आंख होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसका गलनांक जो है सबसे कम है? तो दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट करते चलेंगे कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए और कभी हवेली पर, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर चाचा विधायक है हमारे, या डी फॉर देव सिन्हा। कौन सा हो जाएगा? देव सिन्हा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसका गलनांक जो है यह सबसे कम है? तो यह दोस्तों ब्रोमीन का जो है गलनांक सबसे कम है। निम्नलिखित में से ब्रोमीन का गलनांक जो है यह सबसे कम है। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कैल्शियम जो यहाँ पर ऑप्शन डी में देख रहे हैं, इसका गलनांक सबसे अधिक है। इसका गलनांक सबसे अधिक है, सबसे अधिक कैल्शियम का है। तो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है, इथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? इथेन गैस का स्वाद जो है यह कैसा होता है? तो दोस्तों इथेन गैस का जो है यह क्या होता है? रंगहीन और गंधहीन भी होता है। इथेन गैस जो है यह रंगहीन और गंधहीन होता है। और दोस्तों यह हल्का मीठा होता है। इथेन गैस जो है गंधहीन, रंगहीन और हल्का मीठा होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है यह मीठा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यह मीठा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में जो है यह रोम का विस्तारित रूप क्या है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न दोस्तों एसएससी के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? तो यह रीड ओनली मेमोरी होता है। यहाँ पर दोस्तों गलत लिखा गया है, रीड होगा, READ, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 100% आपको गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में लोक नृत्य से प्रश्न आएंगे। तो इसलिए ये प्रश्न जो है 9वां नंबर प्रश्न है, कम से कम आपके आज के क्लास से आप लोग इतना जरूर ध्यान रखेंगे, केरल का कौन सा नृत्य है। दोस्तों आपको गारंटी लेता हूं 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। लोक नृत्य से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? यहाँ पर पूछा है लोक नृत्य जो है यह केरल का नहीं है। तो दोस्तों कथकली, थुलाल, काइटोकली जो है यह केरल का लोक नृत्य है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी में जो देख रहे हैं चपेली, यह दोस्तों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किए जाने वाले नृत्य हैं। तो दोस्तों चपेली जो है यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किए जाने वाले नृत्य है। तो ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। समझ में अगर आ रही है दोस्तों तो आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे, इससे हमें भी समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया। और दोस्तों साथ साथ आपको सब्सक्राइब भी 100% चैनल को कर ही लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न है, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े शब्द है? नॉकडाउन और नॉकडाउन जो है, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से संबंधित जुड़े हुए शब्द है? तो यह दोस्तों बॉक्सिंग में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। क्या कौन सा खेल में? तो यह बॉक्सिंग हो जाएगा। बॉक्सिंग में जो है यह नॉकडाउन और नॉकआउट जो है यह शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, वह वस्तु है जिसकी मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता की आय क्या होती है? यह बढ़ जाती है। तो कौन सी वस्तु होती है जिसकी मांग जो है मात्रा उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है? तो यह दोस्तों निम्न कोटि की वस्तु होती है। किस तरह की वस्तु होती है? तो यह निम्न कोटि की वस्तु होती है जब जिसकी मात्रा उस समय कम हो जाती है, उस उपभोक्ता आय जो है बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है यह वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो यह दोस्तों वाष्पीकरण और संघनन जो है ये वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है,
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों यूनिसेफ की स्थापना आपको ध्यान रखना है, यह 1946 ईस्वी में यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। और दोस्तों अगर इसकी मुख्यालय पूछ ले तो आपको मुख्यालय भी ध्यान रखना है। यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में किया गया था और इसकी मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में है। कहां पर है, तो यह न्यूयॉर्क में जो है इसकी मुख्यालय है। न्यूयॉर्क कहां पर है, यह अमेरिका में है। न्यूयॉर्क जो है यह अमेरिका में स्थित है और 1946 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है संगमरमर किसकी एक कायांतरिक चट्टान है। संगमरमर जो है यह किसकी एक कायांतरिक चट्टान है, यह दोस्तों चूने पत्थर का जो है यह कायांतरिक चट्टान है। चूने पत्थर को दोस्तों लाइम स्टोन भी कहा जाता है, लाइम स्टोन कहा जाता है। तो दोस्तों संगमरमर जो है यह चूने पत्थर का एक कायांतरिक चट्टान है। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। दोस्तों पहले जो है चंबल नदी के किनारे बहुत सारे डाकू रहा करते थे, तो आप लोग को पता ही होगा चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। यह इनमें से दोस्तों कोटार शहर जो है यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ कौन से नदी के किनारे है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अहमदाबाद जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण नदी साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर है, आपको ये ध्यान रखना है। बद्रीनाथ जो है यह दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है दोस्तों यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो सारे चीज आपको ध्यान रखना है। बद्रीनाथ जो है यह अलकनंदा नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है। और दोस्तों जो आपका प्रश्न है चंबल नदी के किनारे यह कोटा शहर जो है यह स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था। तराइन का युद्ध दोस्तों यह पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था, तो दोस्तों तराइन का युद्ध जो है यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों और दो चीज महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तराइन का युद्ध जो है यह दोस्तों 2 चरण में युद्ध हुआ था। तराइन का 2 युद्ध हुआ था दोस्तों। 1191 ईस्वी 1191 दोस्तों 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 ईस्वी में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। दोनों युद्ध जो दोस्तों यह तराइन के जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दोनों युद्ध हुआ था। दोस्तों प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज और चौहान और मोहम्मद गौरी में जो है यह लड़ाई हुआ था और दोस्तों इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और दोस्तों द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। तराइन का युद्ध जो है यह 2 चरण में लड़ा गया था। तराइन का 2 युद्ध हुआ था, जो पहला 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, दूसरा 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, लेकिन प्रथम युद्ध जो है तराइन का प्रथम युद्ध में जो है यह पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और द्वितीय युद्ध में जो है यह मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध जो है यह किस वर्ष शुरू हुआ था। यह दूसरा विश्व युद्ध जो है यह 1939 में शुरू हुआ और 45 में जो है यह समाप्त हो गया। 1939 में शुरू हुआ और 45 में समाप्त हो गया। ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो यह दोस्तों पहला प्रथम युद्ध जो है यह 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में जाकर के समाप्त हो गया। तो आपको पहला भी ध्यान रखना है और दूसरा भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे किस रूप में जाना जाता है। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे किस रूप में जाना जाता है। तो यह आर्यभट्ट के रूप में जाना जाता है। क्या किस रूप में जाना जाता है, तो यह आर्यभट्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न है पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण g के कारण त्वरण का मान कितना होता है, जहां r पृथ्वी का क्या है, तो यह त्रिज्या है। तो यह दोस्तों आपको जो है ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है 2r दिया हुआ है, तो दोस्तों आपको इस फार्मूला से सॉल्व कर लेना है। g डैश बराबर
जी डैश बराबर जी बटा 1 प्लस एच बटा आर ई, यानी कि यह पृथ्वी का त्रिज्या है। एच का मान जो है आपको पुट कर देना है 2r पर, तब आपको आ जाएगा जी बटा 9, जी बटा 9 आ जाएगा। ऑप्शन जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग जो है सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? कौन सी भौतिक मात्रा जो है यह उसकी इकाई जो है यह पास्कल नहीं है? तो दोस्तों यह जड़त्व आघूर्ण की जो है इकाई पास्कल नहीं है। तो अब आखिर जड़त्व आघूर्ण की SI मात्रक होता क्या है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, यह केजी मीटर स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक जो है यह केजी मीटर स्क्वायर होता है, और दाब तनाव यंग का माप जो है यह पास्कल होता है। तो ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? तो यह दोस्तों ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। क्या है? तो यह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी अध्यक्ष ममता क्या है? ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी कहाँ के CM है? आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। आप सभी के लिए ये होमवर्क रहा है, आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर छापेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक की संसदीय सीटों यानी राज्यसभा की संख्या कितनी है? कर्नाटक की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो यह दोस्तों राज्यसभा की संख्या जो है यह 12 है। कितनी है? तो यह 12 है। और दोस्तों आपके एग्जाम में कर्नाटक राज्य के लोकसभा की संख्या अगर पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा की जो है यह 28 जो है संख्या है। कितना है? तो यह 28 है। कांग्रेस का कर्नाटक का दोस्तों कहाँ का? तो यह कर्नाटक का। और दोस्तों राज्यसभा को जो है यह उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी में जो है यह 31 दिया हुआ है। तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का राज्यसभा का सीट कितना है? तो यह 31 है, राज्यसभा के 31 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? अपूर्वी चंदेला जो है यह कौन से खेल से संबंधित है? तो यह अपूर्वी चंदेला जो है यह निशानेबाजी खेल से संबंधित है। निशानेबाजी खेल से क्या है? तो यह संबंधित है। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का क्लास का आखिरी प्रश्न है, द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक जो है यह किसने लिखी है? तो यह दोस्तों सरोजिनी नायडू ने लिखी है। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सारी चीजें आज का क्लास समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया है तो आप लोग एक लाइक और एक कमेंट जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।